हेलो हाय नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल edu.पढ़ाई पर। तो व्यूवर्स, हमेशा की तरह मैं फिर से हूँ आप सभी के बीच सीटेट एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का मेरा टॉपिक होने वाला है अधिगम यानी कि लर्निंग। और ये चैप्टर आपके सीटेट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हर बार ही हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन अधिगम से जरूर ही पूछे जाते हैं। कम से कम 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपको देखने के लिए जरूर ही मिलने वाले हैं। तो इसलिए ये टॉपिक है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अधिगम। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। और ये जो लर्निंग होती है हमारी, वो हमारे लाइफ लॉन्ग चलती ही रहती है। जब से एक बच्चे का जन्म हो जाता है तब से ही लेकर हमारे अधिगम की जो प्रक्रिया है यानी कि सीखने की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। अब मैंने क्या लिखा, अधिगम यानी कि लर्निंग। अब अधिगम क्या होता है? जैसा मैंने बोला कि जब से एक बच्चे का जन्म हो जाता है तब से उसका क्या होता है, लर्निंग उसके स्टार्ट हो जाती है। लर्निंग प्रोसेस यहाँ से बच्चे की स्टार्ट हो जाती है। बच्चे के और हम जो भी सीखते रहते हैं, आप जानते हैं कि जब से एक बच्चा पैदा होता है तब से लेकर वो पूरे जीवन तक कुछ न कुछ नई चीज़ों को सीखता रहता है। पहले बच्चा क्या किया, पहले बच्चा अपने बैठना सीखा, पहले करवट लेना सीखा, बैठना सीखा, चलना सीखा, फिर दौड़ना सीखा। ये सारी चीज़ें वो सीखा और वो जीवन पर्यंत अपने कुछ न कुछ सीखते ही रहता है। तो बात करते हैं कि अधिगम। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, यानी कि अधिगम हम कब कहेंगे? दो पॉइंट्स होता है हमारे, अधिगम और अर्जन, यानी कि लर्निंग एंड एक्विजिशन। ये 2 अलग अलग टर्म है, आपको याद रखना है। जो हमारा अधिगम होता है वो होता है लर्निंग, और अर्जन होता है एक्विजिशन। तो अर्जन क्या होता है कि अर्जन के लिए ये आपको समझना जरूरी है, इसलिए मैं आपको अर्जन बता रही हूँ साथ में। अर्जन क्या होता है कि अर्जन जो हम बिना अपने प्रयास के ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं, वहाँ के एटमॉस्फेयर, वहाँ के इन्वायरमेंट के थ्रू। जैसे हम बच्चा है घर में, बच्चे को हम बोलना सिखाते नहीं, बच्चा खुद से बोलना लग जाता है और वो चीज़ों के नाम भी जाता है। हर एक चीज़ के बारे में बच्चे को बताया नहीं जाता है, लेकिन बच्चा क्या करता है, वो सुनते सुनते देखते देखते बहुत कुछ चीज़ें सीख लेता है। तो उसे हम अर्जन कहते हैं, वो अर्जन करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि बच्चा जो लैंग्वेज उसके घर में बोली जा रही है वो बच्चा उस लैंग्वेज को ऑटोमेटिकली सीख लेता है, वो अर्जित करता है। लेकिन जो उसके मदर टंग नहीं है, जो अदर लैंग्वेज है, दूसरी भाषाएं हैं, उसको उसके जानने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, उसे लर्न करना पड़ता है, अधिगम करना पड़ता है। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश को उसे क्या करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। लेकिन हिंदी क्या है, वो अर्जित कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो वैसे माहौल में रह रहा है, वैसे इन्वायरमेंट में रह रहा है, इसलिए वो क्या करता है, वहाँ से अपनी लैंग्वेज खुद सीख लेता है। तो ये हो जाता है हमारा अर्जन। लेकिन जो चीज़ें के लिए हमें अफोर्ड करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है अपनी तरफ से भी कुछ, उसे हम बोलेंगे अधिगम। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब यहाँ पर है कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, यानी कि जो आपका जो व्यवहार है, आपका जो बिहेवियर है, उसमें परमानेंट जब कुछ चेंजेस हो जाएं। ये नहीं कि अभी आपको एक्सीडेंट हो गया, या फिर अभी आपके लिए आपने कुछ क्या कर लिया, कुछ नशे वाला कुछ आपने कंज्यूम कर लिया है, तो वो टेम्प्रोरी आपका जो भी चेंजेस होंगे आपके बिहेवियर में, उसे हम अधिगम नहीं बोलेंगे। किसे हम अधिगम बोलेंगे? जो परमानेंट आपके अंदर चेंजेस आएंगे, आपके बिहेवियर में जो परमानेंट चेंजेस आएंगे, स्थायी रहेंगे, अस्थायी नहीं रहेंगे। स्थायी परिवर्तन जो आप में हो जाएंगे उसे हम बोलते हैं अधिगम। नेक्स्ट बात करते हैं, तो अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा यह स्थायी परिवर्तन आता है। अब ये स्थायी परिवर्तन की जो बात हो रही है कि स्थायी परिवर्तन आपके व्यवहार में अधिगम कहा जाता है, तो ये स्थायी परिवर्तन आता कैसे है? तो ये स्थायी परिवर्तन आता है अनुभव व प्रयास से, अनुभव व प्रशिक्षण से। यानी कि अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस, और प्रशिक्षण मीन्स ट्रेनिंग। जैसे आप टीचिंग एग्जाम के लिए आप कर रहे हो, आप मान लो आप टीचिंग एग्जाम के लिए ट्राई कर रहे हो, तो यहाँ पर अनुभव क्या होगा, आप एक बार एग्जाम दिया, आपका क्रैक नहीं हुआ, आपने सेकेंड टाइम एग्जाम दिया तो आपने क्या किया, प्रैक्टिस सेट्स लगाए, आपने पिछली बार जो पेपर दिया था उसके आपके पास एक्सपीरियंस है, तो इसके थ्रू आपने क्या किया, कुछ सीखा अनुभव के द्वारा। और प्रशिक्षण, आपने ट्रेनिंग ली, कोचिंग किया, आपने कैसे पेपर देना, इंटर्नशिप पे आप जाते हो, वहाँ पर आप ट्रेनिंग दी जाती है आपको। तो ये दोनों जो चीज़ें होती हैं, यानी कि अनुभव और प्रशिक्षण, ये दोनों के थ्रू क्या होता है, हमारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। जैसे मैंने बोला आपको कि अधिगम के लिए क्या करना पड़ता है, हमें प्रयास करना पड़ता है। लेकिन वहीं पर अगर अर्जन होता है
तो अर्जन हम खुद से कर लेते हैं, लेकिन अधिगम के लिए आपको भी एफर्ट्स करने होते हैं, प्रयास करने होते हैं। तो ये बात थी। थर्ड है थकान, डर, बीमारी की वजह से व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम नहीं कहते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी टेम्प्रोरी चेंजेस जो आप में आ जाए, अगर अगर एक्सीडेंट हो जाता है, आपने कुछ नशीली चीज़ों का सेवन कर रखा है, कोई बीमारी है या फिर थकान है, थकान के मारे आपको पढ़ने का मन नहीं है, आपको पढ़ाने का मन नहीं है, उस वजह से आपके बिहेवियर में कुछ है। अभी कोई टीचर है बहुत एक्टिव है, आपको एक्टिवली पढ़ा रही है, लेकिन अगर टीचर बहुत थकी हुई हैं, तो क्या वो इतनी एक्टिवली आपको पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे। टीचर बस ऐसे नाम के लिए पढ़ाएंगे और चली जाएंगे। तो क्या वो उनके में वो स्थायी परिवर्तन था? नहीं, वो तो टेम्पोररी कुछ देर के लिए था, अस्थायी था। तो उसे हम अधिगम नहीं बोलते हैं। जो स्थायी परिवर्तन हो जाता है उसे हम अधिगम कहते हैं। तो जो भी थकान हो जाए या फिर बीमारी हो जाए, एक्सीडेंट के चलते अगर कुछ आपके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं तो उसे हम अधिगम नहीं कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि अधिगम के महत्वपूर्ण कारक, यानी कि क्या क्या फैक्टर्स हैं वैसे जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, यानी कि जिससे भी अधिगम होगा उस पर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो असर करती हैं अधिगम को। बात करते हैं सबसे पहले हमारा रुचि यानी कि इंटरेस्ट। रुचि यानी कि इंटरेस्ट। तो अगर अधिगम का इफेक्ट रुचि का इफेक्ट अधिगम पर पड़ता है। कैसे पड़ता है? तो मान लीजिए आपने कोई बच्चे को पढ़ने के लिए बैठाया, अब उस बच्चे का बिल्कुल भी मन नहीं है पढ़ाई करने का, उस समय पर उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उसे पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है। आप बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है कि उसके कोई रिलेटिव आने वाले हैं, उनका कोई बच्चा भी है साथ में। अब बच्चे का मन है कि वो अभी मौसी आने वाली है, मौसी के साथ तो लड्डू भी आने वाला है, लड्डू के साथ मैं खूब खेलूंगा, आज तो मुझे यहाँ जाना है, मुझे आज गार्डन में जाना है, मुझे आज पार्क में जाना है। बच्चे के माइंड में वो सारी बातें चल रही हैं। उसका इंटरेस्ट अभी कहाँ पर है? उसका इंटरेस्ट तो अपने रिलेटिव के साथ, जो बच्चा आने वाला है उसके साथ में है कि वो कब आएगा और कब मैं उसके साथ खेलने जाऊंगा। और आप क्या कर रही हैं? आप बच्चे को ज़बरदस्ती बैठाकर पढ़ा रही हैं। बच्चे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी उसका मन नहीं है। तो क्या यहाँ पर अधिगम होगा? नहीं होगा। आप ज़बरदस्ती करवा रहे हो तो कुछ परसेंट ही होगा, लेकिन पूरी तरह से जितना बच्चे को जाना चाहिए, जितना उसकी लर्निंग होनी चाहिए उतनी नहीं होगी। तो ये असर होता है हमारा रुचि यानी कि इंटरेस्ट का अधिगम पर। यानी कि अगर बच्चा इंटरेस्टेड है पढ़ने में, आप खुद को देख लीजिए, जब आपको पढ़ने का मन होता है अगर तब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। लेकिन अगर आपको नींद आ रही है लेकिन आप क्या करो, नहीं मुझे तो आज पढ़ना ही है, मुझे अभी पढ़ना ही है, आप नींद नहीं हो लेकिन फिर भी आपको है कि नहीं मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। अगर उस टाइम पर आप पढ़ने चलते हैं तो आपका माइंड उतने अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता, आपको चीज़ें उतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती हैं। तो इसलिए जब इंटरेस्ट के साथ हम बच्चों को पढ़ाएंगे, जब बच्चों का भी इंटरेस्ट रहेगा पढ़ने में, अगर बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है तो उसको इंटरेस्ट को आप जगाइए, तब उसे पढ़ाइए। ये नहीं कि बच्चे का मन ही नहीं और आप उसे ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हो, तो वहाँ पर लर्निंग नहीं हो पाएगी अच्छी तरीके से। तो ये असर होता है रुचि का हमारे अधिगम पे यानी कि लर्निंग पे। सेकंड है मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा। अब आप खुद मान लीजिए आप पढ़ते हो, अभिप्रेरणा का क्या रोल है हमारे लर्निंग पे, अधिगम पे, वो हम समझते हैं। जैसे आप वो देखते होगे, एग्ज़ाम रहता है हमारा, मान लीजिए 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, फिर कल मॉर्निंग में एग्ज़ाम है और आज रात में आप पढ़ाई कर रहे हो। आप कितनी ज़्यादा मोटिवेशन के साथ पढ़ते हो, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आपका रहता है कि हमें पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत जल्दी जल्दी आप पढ़ते हो। जो चीज़ें आप पूरे साल में नहीं पढ़ पाए हो तो वो चीज़ें भी एक रात में आप कवर कर डालते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके अंदर मोटिवेशन रहता है, नहीं कल मेरा एग्ज़ाम है और मुझे जल्दी जल्दी पढ़ना है, मुझे तो नंबर लेना है, मैं फेल ना हो जाऊँ। तो क्या है? मोटिवेशन है आपके अंदर पढ़ने की कि मुझे अभी पढ़ना ही पढ़ना है। और जब मोटिवेशन के साथ पढ़ते हो तो आप ज़्यादा पढ़ते हो, अगर मोटिवेशन नहीं रहेगा तो आप नहीं पढ़ पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए 2 भाई हैं, दोनों सेम एज ग्रुप के हैं, और क्या हो रहा है कि एक बच्चे की अच्छी जॉब हो गई और दूसरा वाला अभी एफर्ट्स कर रहा है, अभी उसकी जॉब नहीं मिलता। वो देखता है कि हाँ सामने वाले जो भाई है उसके सिलेक्शन हो गया है, तो उससे बच्चा मोटिवेटेड होता है कि उनका हो गया तो अब मैं भी करके दिखाऊंगा, मुझे भी कोशिश करना है। और जब वो मोटिवेशन आपके अंदर रहेगी तो आप ज़्यादा पढ़ाई करते हो। तो यही चीज़ है कि मोटिवेशन का भी असर पड़ता है हमारे अधिगम पे यानी कि लर्निंग पे। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। अब एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण का भी असर पड़ता है अधिगम पे। कैसे पड़ता है वातावरण का असर इस पर? तो आप देखिए कि आप जैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हो, ये बातें मैंने आपको पहले भी बताई है कि आप जैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हो उसका इफेक्ट हमारे लर्निंग पे ज़रूर ही पड़ता है। मान लीजिए आपके घर में बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, बहुत हल्ला है, कोई इधर जोक कर रहा है, कोई इधर डांस कर रहा है, कोई इधर जैसे शादी विवाह वाला घर है आपका, तो वहाँ पर आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। लेकिन अगर वहीं कोई शांति जगह है, आप पार्क में चले जाइए जहाँ पर शांत माहौल है, वहाँ पर आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाओगे। लेकिन
कोई शादी वाला घर है या फिर बगल में शादी है और आप चाहो कि आप पढ़ लो यहाँ पर, तो आपके लिए पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये होता है हमारा इन्वायरमेंट का असर कि आप कैसे इन्वायरमेंट में, कैसे माहौल में हो और वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो। तो ये हो जाता है हमारा वातावरण का रोल। अब नेक्स्ट मेरा पॉइंट है प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी कि आप इसे बोल सकते हो अधिगम के चरण या फिर सोपान भी आप बोल सकते हो। अधिगम के चरण या फिर सोपान, क्या क्या प्रोसेस होते हैं लर्निंग के लिए, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला इसका स्टेप होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं लर्निंग के। फर्स्ट स्टेप है इसमें अभिप्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन। अब अभिप्रेरणा, सबसे पहले मैं इससे एक एग्जांपल के थ्रू रिलेट करते चलूंगी। अभिप्रेरणा, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि दो भाई हैं, एक का सिलेक्शन हो गया, एक अभी कोशिश कर रहा है, अभी प्रयास कर रहा है, ट्राई कर रहा है। तो आप क्या देखोगे, बच्चे के अंदर मोटिवेशन आएगा कि उसे दिख रहा है कि हाँ जो उसका सामने वाला भाई है उसका सिलेक्शन हो गया, अब तो सारे लोग उसके बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हर जगह उसकी बड़ाई हो रही है, लोग उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, लेकिन मुझे कोई नहीं बोल रहा क्योंकि अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरी तो अभी जॉब ही नहीं हुई है। तो बच्चा क्या करता है, मोटिवेटेड हो फील करता है, सोचता है कि नहीं मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी भाई जैसा बनना है। तो यहाँ से बच्चा अपने आप को मोटिवेट करता है। तो यानी कि सबसे पहले स्टेज में बच्चे के अंदर मोटिवेशन आती है। सेकंड है उद्देश्य। अब उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है कि जैसे आपका कुछ टारगेट होता है कि आपको ये करना है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको दिख रहा है कि हाँ सीटेट का एग्जामिनेशन है, तो सीटेट आपका क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। वैसे ही बच्चा अपना कोई उद्देश्य डिसाइड करता है कि उसका उद्देश्य क्या है, यानी कि गोल फिक्स करता है अपना। तो ये हो गया मोटिवेशन, उसके बाद उसने गोल फिक्स किया। अब बाधा, अब बाधा मीन्स क्या क्या रुकावटें हैं। जब कुछ हम काम करने चलते हैं तो उसके लिए बहुत सारे बीच में बैरियर्स हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे बाधाएं आती हैं हमारे बीच में, पर हमें क्या करना होता है कि उन बाधाओं को पार करके अपना जो गोल होता है वहाँ तक पहुँचना होता है। तो बाधा यानी कि अवरोध जो बच्चे के रास्ते में आते हैं उसके अंदर। फिर हमारा विभिन्न संभावित अनुक्रियाएं। अब मान लीजिए यहाँ से था कि बच्चा मोटिवेटेड फील किया खुद को, फिर उसने एक गोल सेट किया कि मुझे तो ये करना ही करना है। फिर उसके बाद उसके सामने बहुत सारे बैरियर्स आए। अब उन बैरियर्स से निपटने के लिए बच्चा क्या करे, उसके पास बहुत सारे अनुक्रियाएं हैं, बहुत रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं उसके सामने, बहुत तरह की थिंकिंग आ रही है। जैसे किसी ने बोला कि तुम कोचिंग कर लो, बच्चा जाता है एक कोचिंग जाता है, वहाँ पर उसने डेमो क्लासेस की, वहाँ पर उसे नहीं पसंद आया। फिर बच्चा जाता है दूसरी कोचिंग में, वहाँ पर भी उसे नहीं पसंद आया, सोचता है कि चलो ऑनलाइन कोर्स ले लेते हैं। ऑनलाइन कोर्स लिया, वहाँ पर भी उसे कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया। तब फिर उसे पता चलता है कि अरे तो बगल में जो एक प्रोफेसर है वो बहुत अच्छे पढ़ाई कराते हैं, वहाँ पर गया बच्चा और वहाँ पे क्या हुआ, उनका पढ़ाई उसे बहुत अच्छा लगा, उसे बहुत समझ में आया। तो ये हो गया मल्टीपल रिस्पॉन्सेज। अब उस गोल को अचीव करने के लिए वो क्या कर रहा है, मल्टीपल रिस्पॉन्सेज कर रहा है, बहुत सारे रास्ते अपनाएगा। तो इसे हम बोलते हैं मल्टीपल रिस्पॉन्सेज। फिर हमारा पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट। अब पुनर्बलन, जब आपका एग्जाम हुआ और आपका एग्जाम क्लियर हो गया तो ये क्या हो गया, रीइंफोर्समेंट हो गया, पुनर्बलन मिला बच्चे को। बच्चे के अंदर अच्छी फीलिंग आई कि मैंने मेहनत किया, मैंने एक गोल बनाया, उसके लिए मेहनत की मैंने, तो मेरा आज सिलेक्शन हो गया, मेरा रिजल्ट अच्छा आ गया। तो ये क्या होता है, रीइंफोर्समेंट होता है, पुनर्बलन होता है। तो आई होप आपको ये प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये जो हमारे स्टेप्स हैं 1 2 3 4, ये 5 स्टेजेस हमारी होती हैं किसी भी तरह की लर्निंग के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की, और ये इस चैप्टर से डेफिनेशंस भी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में आपके। तो बात कर लेते हैं कुछ डेफिनेशंस की इंपॉर्टेंट परिभाषाएं, एक कौन कौन से इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं अधिगम की यानी कि लर्निंग के। सबसे पहले है डेफिनेशन क्रो एंड क्रो साहब की। क्रो एंड क्रो ने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि सीखना यानी कि लर्निंग आदतों, ज्ञान व व्यवहार का परिमार्जन है। यानी कि जो हमारा लर्निंग है वो क्या होता है, आदतें, हैबिट्स, ज्ञान यानी कि नॉलेज और व्यवहार का परिमार्जन है। तो इन्होंने यही बोला था। क्रो एंड क्रो का बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि सीखना आदतों, ज्ञान व व्यवहार का परिमार्जन है। ये आपको याद रखना है कि सीखना आदतों, ज्ञान व व्यवहार का परिमार्जन है। सेकेंड है हमारा गेट्स। गेट्स का डेफिनेशन क्या है, तो गेट्स ने बोला था कि अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन लाने को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। गेट्स साहब ने क्या बोला था, तो इन्होंने बोला था कि अधिगम अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन लाना, यानी कि एक्सपीरियंस जब आप लोग होता है तो एक्सपीरियंसेस के थ्रू हम अपने बिहेवियर में जो भी चेंजेस करते हैं उसे इन्होंने बोला अधिगम। तो ये थे गेट्स साहब की परिभाषा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे सामने डेफिनेशन है वो है वुडवर्थ साहब की। वुडवर्थ साहब ने क्या बोला था, तो वुडवर्थ साहब ने बोला था कि नवीन ज्ञान व नवीन परिस्थितियों को प्राप्त करना है। यानी कि जो हम नई
चीज़ें, नई नॉलेज हम लेते हैं और नई सिचुएशंस में हम जब अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, यानी कि नया नया ज्ञान हमारे सामने आता है, नई सिचुएशंस में हम अपने आप को एडजस्ट करने लगते हैं, तो उसे ही हम बोलते हैं अधिगम यानी कि लर्निंग। तो ये था वुडवर्ड साहब का डेफिनेशन। अब ये तीनों जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये तीनों ही डेफिनेशन हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं, तो इसलिए ये तीनों डेफिनेशंस को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे एग्जाम से पहले जरूर रिवाइज कर लीजिए, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि अधिगम की विशेषताएं क्या है, यानी कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लर्निंग की, तो वो हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे अधिगम की विशेषताएं हैं, फर्स्ट है कि जीवन पर्यंत चलता है, यानी कि जो हमारी लर्निंग होती है ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस मीन्स लगातार चलने वाली ये प्रोसेस है, ये रुकती नहीं है, लगातार चलती रहती है। जैसे मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि लर्निंग प्रोसेस जो है हमारी अधिगम की प्रक्रिया तो जो होती है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, रुकती नहीं है। जब से आपका जन्म हुआ और जब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी तब तक आप कुछ न कुछ नई चीज़ें को सीखते रहते हो, आपका अधिगम होता रहता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि लर्निंग इज एन कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। सेकंड है यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब होता है यूनिवर्सल। तब यूनिवर्सल मीन्स अधिगम सबके लिए होता है, ऐसा नहीं कि आप इंसान हो तो आपका अधिगम होगा और जो जानवर है उनमें अधिगम नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जैसे आप देखते हो, जैसे इंसान का बच्चा है, बच्चा क्या करता है, पैदा होता है, उसके बाद वो बिस्तर पे उलटना स्टार्ट करता है, फिर चलना स्टार्ट करता है, दौड़ना स्टार्ट करता है। वहीं पर जो जानवरों के बच्चे होते हैं वो भी क्या होते हैं, धीरे धीरे उनका भी क्या, वो भी चीज़ें सीखते हैं, वो भी पहले चलना स्टार्ट करते हैं, दौड़ना स्टार्ट करते हैं, कूदना स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है, यूनिवर्सल है, सबके लिए अधिगम होता है, सिर्फ आपके लिए नहीं, इंसानों के लिए नहीं, हर किसी का अधिगम होता है। ये हो गया हमारा सेकंड यूनिवर्सल, यानी कि ऐसा नहीं कि आप कोई दूसरे कास्ट से हो तो आपका अधिगम होगा, जो दूसरे अनदर कास्ट के हैं उनका अधिगम नहीं होगा, ऐसा नहीं। अधिगम सबके लिए होता है, हर किसी के लिए लर्निंग सेम होती है। सेम मीन्स अधिगम सबका होगा, किसी में स्पीड स्लो होगा, किसी का स्पीड फास्ट होगा, तो ये सारी चीज़ें अलग बातें हैं, लेकिन अधिगम सबके अंदर ही होता है, सबका अधिगम होता है। नेक्स्ट हमारा पर्पसफुल, यानी कि उद्देश्यपूर्ण, यानी कि आपकी जो भी लर्निंग होती है वो किसी न किसी उद्देश्य से होती है, पर्पसफुल होती है। यानी कि आप अगर कुछ चीज़ें सीख रहे हो तो किसी पर्पस से सीख रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि आप बस सीखे जा रहे हो, क्यों सीख रहे हो आपको पता नहीं है, सीखते हो आप किसी पर्पस के लिए। जैसे मैंने बोला, आप अभी की क्लास कर रहे हो, ये सीटेट के लिए क्लास कर रहे हो, आप क्यों क्लास कर रहे हो, क्यों सीख रहे हो आप, क्योंकि आपका सीटेट एग्जामिनेशन है अगस्त में। तो ये क्या है, ये भी जुलाई अगस्त में। तो ये आप जो सीख रहे हो उद्देश्य है आपका सीटेट एग्जामिनेशन, ताकि आप सीटेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सको और वहाँ से आप क्या कर सको, सुपर टेट के लिए एलिजिबल हो सको, या फिर किसी प्राइवेट स्कूल में अगर आप टीचिंग करना चाहते हो तो उसके लिए एलिजिबल हो सको। तो ये आपका उद्देश्य हो गया सीटेट। नेक्स्ट हमारा कि अनुभवों का संगठन, जो हमारा अधिगम की विशेषताएं है उनमें से एक हमारा होता है अनुभवों का संगठन। अनुभवों का संगठन मीन्स बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जब आपके पास हो जाते हैं, बहुत सारे अनुभव आपके पास हो जाते हैं, तो उन सभी अनुभवों को मिला देते हैं तो हमारा हो जाता है अधिगम। तो अधिगम यानी कि बहुत सारे अनुभवों का संगठन। आप जब सीख रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, बहुत चीज़ें आपने एक्सपीरियंसेस की हैं और उन एक्सपीरियंस से आपको बहुत सारी नॉलेज हो गई है, तो इसीलिए हम अधिगम को बोलते हैं अनुभवों का संगठन। नेक्स्ट है समायोजन की प्रक्रिया है। समायोजन की प्रक्रिया है, इसका मतलब जैसे आप लर्निंग कर रहे हो, आपको पहले से कुछ पता था, अब आप नए उसमें कुछ नई चीज़ें आपने सीखी, तो आपने क्या किया, उसमें उसको भी मिला दिया। पहले आपको कुछ और पता था, अब आपने कुछ और भी सीख लिया, तो वो दोनों चीज़ें आपके पास हो गई, आप उसमें क्या कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो, समायोजित कर रहे हो चीज़ों को। तो इसलिए बोला जाता है कि अधिगम एक समायोजन की प्रक्रिया है। तो ये हो गया कि अधिगम एक समायोजन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है क्रमिक प्रक्रिया है। अब क्रमिक प्रक्रिया है तो यानी कि अधिगम जो है वो एक सीक्वेंस में होता है, उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस है अधिगम होने का। वो सारी सीक्वेंस में आपको नेक्स्ट क्लासेस में आपको बताऊंगी, आज के लिए मेरी सिर्फ इतनी ही होने वाली है। तो आप अभी इतना समझो कि जो लर्निंग है वो एक सिक्वेंशियल प्रोसेस है, एक प्रक्रिया, एक क्रमिक प्रक्रिया है। यानी कि ऐसा नहीं कि पहले कुछ जो बाद में आने चाहिए वो पहले आ जाएंगे, जो पहले आने चाहिए वो बाद में आने चाहिए, इसका एक प्रॉपर सीक्वेंस है लर्निंग का। तो ये सारी चीज़ें हो गई अधिगम की विशेषताएं। आपको ये विशेषताएं से भी क्वेश्चन पूछ जाती हैं।
कुछ विशेषताएं दे दी जाएंगी और एक कुछ उसमें अलग दे दिया जाएगा और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से क्या अधिगम की विशेषता नहीं है। तो इसलिए आपको इस तरह के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना है। क्या क्या विशेषताएं हैं? जीवन पर्यंत चलता है, अधिगम सार्वभौमिक है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, अधिगम अनुभवों का संगठन है, अधिगम एक समायोजन की प्रक्रिया है और अधिगम एक क्रमिक प्रक्रिया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। तो ये थी मेरी आज की क्लास। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।